नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कोरोना की आफत, आरबीआई की राहत, इसमें आपका स्वागत है। कोरोना संकट से जूझती इंडस्ट्री और आम लोगों को आरबीआई ने राहत देने की कोशिश की है, फिर वो चाहे आम आदमी हो या छोटा व्यापारी या फिर देश का एमएसएमई सेक्टर। आरबीआई ने सभी के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है। साथ ही कोरोना काल में इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि इस लोन रीस्ट्रक्चरिंग से आपको क्या और कितना फायदा होने वाला है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या आपको ये सुविधा लेनी चाहिए, कहीं इसका कोई नुकसान तो नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे। और साथ ही एक बड़ी बात यह भी हुई है कि अभी केवाईसी में छूट देने की बात कही गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे आपके लिए कितना फायदा पहुंचने वाला है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ, आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के। हमारे साथ आशुतोष खजूरिया जुड़ने वाले हैं, ईडी एंड सीएफओ फेडरल बैंक के। और साथ ही राजीव चावला हैं, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत फिरोज अजीज जी आपसे करूंगा कि आम लोगों के लिए, हालांकि उम्मीद तो थी कि लोग ये इस उम्मीद में थे कि लोन मोरेटोरियम का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दी गई है 2 साल तक के लिए, पहले तो पूरी खबर सर क्या है ये जरा आप लोगों को समझा दें। कि मान लीजिए किसी ने पिछली बार 1 साल का लिया है, तो क्या वो इस बार 1 साल का ही करवा सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, या इस बार नया 2 साल का करवा सकते हैं? पहला तो ये। और दूसरा ये कि क्या इस सुविधा का फायदा उठाना चाहिए, क्या लोन रीस्ट्रक्चरिंग कराना क्या फायदेमंद है क्या? आई थिंक जो रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात की है अप टू 25 करोड़ एंड बिलो के जो लोन्स की, तो इसमें 2 चीजें हैं। अगर कोई इंसान लोन लेता है तो ये जो 2 साल का टाइम फ्रेम है, वो 2 साल की रीस्ट्रक्चरिंग करके अपनी लोन की टेन्योर को बढ़ा सकते हैं 2 साल के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो ईएमआई घट सकती है और उस 2 साल के एक्सटेंशन से वो मॉरिटोरियम भी ले सकते हैं। ये बोला गया है। तो पॉइंट 1, अगर आपने 10 साल का होम लोन लिया है फॉर एग्जांपल, और 5 साल हो चुके हैं, तो और 5 साल आपकी लोन पीरियड है, तो एक ईएमआई बनती है आपकी। अब आज के अनाउंसमेंट के बाद अक्टूबर तक ये सुविधा अगर उपलब्ध है, तो आप अपने लोन की जो रेसिडुअल पीरियड है उसको साथ फायदा नहीं होगा आपका, बट डेफिनेटली आपको टाइम फ्रेम्स मिल जाएंगे। और बैंक्स इस रीस्ट्रक्चरिंग को स्टैंडर्ड लोन मान सकते हैं, एनपीए नहीं माना जाएगा। दैट्स वन बेनिफिट। सेकंड, जब ये लोन एक्सटेंशन करते हैं तो आप ये भी याद रखें कि जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज आपको भरना पड़ता है। ये एक्सटेंशन फ्री नहीं मिलता। बट आपकी जो आज को आपकी जो राहत चाहिए करंट पैंडेमिक के माहौल में, तो वो आपको एक पेन किलर टाइप मिलता है। एक ट्रीटमेंट नहीं है, एक पेन किलर है। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया और बड़ा आसान भाषा में समझाया फिरोज जी। तो आप जरा सर ये कन्फ्यूजन भी हमारा दूर कर दें कि जो आपने बताया कि अगर किसी का 5 साल का लोन अभी बचा हुआ है, तो आज के फैसले के बाद वो इसे बढ़ाकर 7 साल में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर पिछली बार किसी ने इसका फायदा 1 साल के लिए उठाया है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग करवाया है, तो क्या अब वो 1 साल के लिए ही करवा सकता है, या ये नया ऑर्डर है और इस बार वो फिर से 2 साल के लिए करवा सकता है? देखिए, जो पहले से ये सुविधा प्राप्त कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी होगी वो घट चुकी होगी। अगर वो 1 साल की रीस्ट्रक्चरिंग करा चुके हैं, तो जहां तक मेरा मानना है, जहां तक की समझ में आया है, तो और 1 साल वो अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं विदाउट बीइंग कैटेगराइज्ड एज एनपीए। तो अगर आपने ऑलरेडी अपने लोन को एक्सटेंड कर लिया है पिछली बार 2 साल से, और उसकी वजह से जो ईएमआई में कटौती आई है, उसका फायदा आप आज ले रहे हैं, अपनी डिस्पोजेबल इनकम से सिर्फ कम ईएमआई पे कर रहे हैं, तो उसमें अभी आप वापस इस सुविधा को प्राप्त नहीं कर सकते। यस, ये आपने बहुत क्लियर कर दिया। एक बात तो क्लियर हो गई कि ये पूरी खबर है क्या आज के ऐलान के बाद। अब मैं आगे इस पर और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आज एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बहुत सारे ऐलान किए गए हैं और हमारे साथ चावला जी इस पर जुड़े हुए हैं। चावला जी, जो आज के ऐलान है एसएमई सेक्टर के लिए कि रीस्ट्रक्चर हो चुके छोटे बिजनेस एसएमई को और कामकाजी पूंजी मिलेगी,
मतलब और जो जिस तरह के ऐलान आप लोगों के लिए किए गए हैं, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये ऐलान मौजूदा जो आर्थिक चुनौतियां आपके सामने हैं उसको देखते हुए ये ऐलान ठीक है, सही दिशा में हैं, या आपको लगता है कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है? मेरा मानना है कि आज की किए गए ऐलान जो इस समय पैंडेमिक चल रहा है, जो सेकेंड वेव जिसको हम मान रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। हमें ये समझना होगा कि पहले लॉकडाउन में और पिछले वेव में और इस वेव में एक बहुत बड़ा फर्क है। पिछली बार मात्र 500 इन्फेक्टेड केसेस थे भारत में जब लॉकडाउन लगाया गया। उस समय केवल कुछ समय के लिए केवल आर्थिक गतिविधियां बंद थी, और उसके बाद जब रिवाइव हुई तो उद्योगों को जो भी आत्मनिर्भर पैकेज के रूप में दिया गया, उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया। और ये बड़ा क्लियर है, जो वी शेप हमारी ग्रोथ हुई है, जो आज ऑलमोस्ट नॉर्मल हमारी बहुत फास्ट ग्रोथ हो गई थी, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था। जो वर्तमान जो वेव है, इसमें एक बहुत बड़ा पहलू है। अब की बार लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे कर्मचारी बीमार हो रहे हैं, हमारे कर्मचारियों की डेथ हो रही है। मेरे अपने ऑफिस में कुछ कर्मचारियों की डेथ हुई, किसी के पेरेंट्स की डेथ हुई, किसी के बच्चे बीमार हैं। हर परिवार में हमारे यहाँ हादसा हो रहा है। जब ये पैंडेमिक की वेव समाप्त होगी, और भगवान करे जल्दी हो, जून में जुलाई में देखना है, तब देखना होगा कि कितने उद्यमी खुद बचे हैं, उनके परिवार में कितने हैं, उनके यहाँ कारीगर कितने हैं। तो अब की बार ये उस आंधी की तरह है कि जब ये आंधी थमेगी, जब भी थमेगी, तब देखना पड़ेगा कि कितने पेड़ गिरे, कितने खंभे गिरे, कितने घरों की छत उजड़ गई। तो ये पैंडेमिक का लॉन्ग टर्म असर होने वाला है कि ये पहली चीज। इसीलिए सबसे पहली देखिए, मार्च तक सब ठीक था। मार्च का जीएसटी अप्रैल में भरा गया, 20 अप्रैल तक। आप कलेक्शन में देखेंगे भारत सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ आज तक का हाईएस्ट जीएसटी भारत सरकार ने कलेक्ट किया। अब प्रॉब्लम यह है, अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 50% पे रह गया। बहुत से और सेल्स, क्योंकि मॉल्स बंद हैं, लॉकडाउन्स हैं, होटल्स नहीं चल रहे हैं, बहुत कुछ नहीं चल रहा है, वो सेल ऑलमोस्ट जीरो पर आ गए हैं। अप्रैल की लायबिलिटी, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी हम मई में कैसे भरेंगे? मई की बैंक इंस्टॉलमेंट्स कैसे भरेंगे? ये एक बहुत बड़ा चिंता है। हम चाहते थे कि भारत सरकार पिछले साल की तरह तुरंत मोरेटोरियम को अनाउंस करे और 3-4 महीने के लिए देखे कि इस पैंडेमिक का क्या असर है। हमें बहुत निराशा हुई क्योंकि आज मोरेटोरियम को अनाउंस नहीं किया गया। अप्रैल की परिस्थिति देखते हुए मई के स्टैट्यूटरी पेमेंट्स या जून की स्टैट्यूटरी पेमेंट्स देना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी, एमएसएमईज के लिए बहुत बड़ा एक कठोर समय आने वाला है। जी जी जी, ओके सर, ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि मोरेटोरियम का ऐलान होना था। आशुतोष खजूरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईडी एंड सीएफओ फेडरल बैंक के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आशुतोष जी। सर ये चर्चा आज बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ना सिर्फ इंडस्ट्री की बल्कि इंडिविजुअल की भी, हर व्यक्ति की, जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनकी ये उम्मीद थी कि आज आरबीआई की तरफ से लोन मोरेटोरियम के मसले पर कुछ ऐलान हो सकता है, कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आरबीआई गवर्नर के पूरे बयान में क्या इस बात के संकेत कहीं से आपको दिखे कि इसकी संभावना अभी बनी हुई है मोरेटोरियम की, या आपको लगता है कि अभी इसकी संभावना अब है नहीं, इस बार शायद इस तरह के ऐलान ना हो? आपका अपना टेक क्या है इसके ऊपर? मेरा टेक यही है कि मॉरेटोरियम वर्ड के, मैं स्पेसिफिकली इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कहा, ये अनाउंसमेंट्स हैं फेज 1। ये अगर ये फेज 1 है तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि समय समय पर वो कैलिब्रेट करेंगे, स्थिति को देखेंगे, आकलन करेंगे उसका, और उसके हिसाब से फेज 2 भी आना चाहिए। नहीं तो 1 का नाम देने का मतलब ही नहीं था, सीधे सीधे कहते कि साहब यही उद्घोषणा है हमारी। मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से कुछ जरूर पाइपलाइन में रखा होगा, और वो उनके पास आंकड़े जो उपलब्ध हो रहे हैं, उनको जो सांख्यिकी जो आर्थिक मामलों के जो सलाहकार हैं, जो उनका खुद का डिपार्टमेंट है, वो सबसे उनसे जो भी आंकड़े मिल रहे हैं उसके हिसाब से वो जैसे जैसे स्थिति का आकलन करेंगे, उस आकलन के आधार पर जो है वो अपने मेजर्स भी अनाउंस करेंगे। ठीक बात है। एक सवाल सर आपसे मेरा और होगा, क्योंकि आप बैंकिंग सिस्टम को बखूबी समझते हैं।
आप बताएं सर, जो अभी मौजूदा आर्थिक हालात देश के हैं, इंडिविजुअल के हैं, इंडस्ट्री के हैं, उसको देखते हुए आपका अपना मत क्या है? क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि लोन मोरेटोरियम का ऐलान होना चाहिए, अभी ज़रूरत है? पहला ये, और दूसरा ये कि क्या अभी बैंक या आरबीआई उस सिचुएशन में है, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि लोन मोरेटोरियम का ऐलान कर दे? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका राय क्या है सर? देखिए, लोन मॉरेटोरियम की जो स्थिति है वो उसके अपने बड़े प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। पक्ष और विपक्ष बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, कभी उसमें डिबेट कर सकते हैं। क्या आवश्यक है वो ये है कि क्या तात्कालिक लाभ जो है वो दिया जा सकता है। जो आज की उद्घोषणा है उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ज्यादा फाइनेंस मिले लोगों को, उसके लिए चाहे वो कोविड से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जिसके लिए उन्होंने कहा कि इसको हम क्या बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे, या इसके अलावा हम आपको बैंकों को जो भी आगे लेंडिंग कर रहे हैं उनको 3 साल का की राशि, 3 साल का धन जो है वो 4% पे उपलब्ध कराएंगे, यानी जो आज का रेपो रेट है उसके ऊपर उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो लास्ट एंड तक पहुंचा सकते हैं लेंडिंग को, जिनकी मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफी जरूरत है, वो आगे फर्दर एमएफआईज को जिनका एयूएम 500 करोड़ तक का है उसको अगर वो फाइनेंस करते हैं तो उनको किस प्रकार की जो है वो धन की राशि की उपलब्धता, तरलता की उपलब्धता कराई जाएगी, लिक्विडिटी अवेलेबल की जाएगी। ये सारे मेजर्स जो हैं वो आज की तारीख में जो थे वो लेंडर्स के लिए थे कि वो किस तरह ज्यादा प्रोत्साहित हों और जहां आवश्यकता है उनको फाइनेंस करें। उन्होंने क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड कर, लॉजिस्टिक्स, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्सीजन है ना, कोई भी चीज दवा से संबंधित, इंजेक्शन से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी भी तरह का फाइनेंस जो कोविड से रिलेटेड है उसको उसके लिए राशि उपलब्ध कराना, और उसके बाद आरबीआई के पास जाके आप उसको बोरो कर सकते हैं एक काफी लो रेट पर, 4% का रेट अगर आप कहें 3 साल के लिए तो काफी अच्छा रेट है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जल्दबाजी होगी कहना कि उन्होंने इधर कुछ नहीं किया या उधर कुछ नहीं किया। आई थिंक वो काफी मतलब क्लोजली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके हिसाब से अनाउंसमेंट्स होती रहेंगी, ऐसा लगता है। राइट, एक ही बार में। हाँ, ठीक बात है कि उन्होंने फेज़ 1 बोला है तो मतलब फेज़ 2 की उम्मीद हमें करनी चाहिए। ठीक बात है। अब फिरोज जी, एक आपने लोन रिस्ट्रक्चरिंग पर डिटेल में जानकारी दे दी। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जिनकी आर्थिक स्थिति इस पेंडेमिक की वजह से ख़राब हुई है, कमज़ोर हुई है, उनके पास तो मजबूरी है कि उनको चुनना पड़ेगा, नहीं तो वो डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे जिन्होंने लोन लिया हुआ है। लेकिन मान लीजिए जिनकी स्थिति ठीक है, जो अभी ईएमआई पे कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो सबके लिए अवेलेबल है, तो क्या उन लोगों को जो अभी लोन पे कर सकते हैं, ईएमआई पे कर सकते हैं, क्या उन लोगों के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा उठाना ठीक है या उनको ऑप्ट नहीं करना चाहिए? उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, बहुत क्लियर आंसर है, क्योंकि हम ये सेकेंड वेव में हैं, पहली वेव में नहीं है। पहले बार जिन्होंने मॉनिटोरियम का फायदा नहीं लिया था, जिनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ था और उनके डिस्पोजेबल इनकम्स, उनकी ईएमआई पे करने की क्षमता थी, और बट वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट माफ हुआ था उसकी क्रेडिट मॉनिटोरियम ना लेने वाले को भी मिल गई। तो आई थिंक उसको लेने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके अपनी नॉर्मल ईएमआईज को पे करें। अगर कुछ मॉनिटोरियम में कुछ रियायत आती है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा डिबेट हो गया था, कोर्टों तक पहुंची थी बात, और जो भी लाभ हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट माफ करने का, वो मॉनिटोरियम ना लेने वालों को भी उतना क्रेडिट मिला था और वो गवर्नमेंट ने पे किया था। तो वो देखते हुए आई वुड से दैट जो पे कर सकते हैं पे करते जाएं, और ये जो फैसिलिटी है, सुविधा है, उनके लिए छोड़ दें। जो पे नहीं कर पा रहे आज, वो आर फेलो सिटीजंस। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस अनाउंसमेंट्स को लेके, क्योंकि आज गवर्नमेंट की जो क्षमता है वो लास्ट ईयर से काफी ज्यादा है। और जैसे आशुतोष सर ने कहा कि जीएसटी कलेक्शंस बढ़े हैं, आई थिंक उसकी वजह से द गवर्नमेंट्स कैपेबिलिटी इज वेरी हाई, विलिंगनेस इज वेरी हाई। ये बहुत अनचार्टर्ड टेरिटरीज हैं, तो गवर्नमेंट आरबीआई विल डू इट्स बेस्ट एज थिंग्स प्रोग्रेस। ओके, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल साफ साफ कर दिया कि किनको ये अभी ये फायदा उठाना चाहिए और किनको नहीं उठाना चाहिए। अब चावला जी, आप बताएं सर, 25 करोड़ रुपए तक लोन लेने वालों के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का मौका है,
और शर्त पहले रिस्ट्रक्चरिंग ना हुई हो और 31 मार्च तक डिफॉल्ट ना हो। तो आपकी इंडस्ट्री के लिए तो सर ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है, इसको आप पॉजिटिवली क्यों नहीं ले रहे हैं? मुझे सिर्फ ये कहना है कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये 25 करोड़ की लिमिट क्यों सरकार लगा देती है। जब सरकार ने कहा कि वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए दे रही है ये रिस्ट्रक्चरिंग के ऑप्शन, हो सकता है किसी स्मॉल इंडस्ट्री जो आज की परिभाषा में स्मॉल है, जिसकी इन्वेस्टमेंट भी 10 करोड़ के भीतर है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और वो रेगुलर अकाउंट है, और ऐसे में अगर उसका 26 करोड़ का लोन है तो उसे ये ऑप्शन नहीं दी जा रही। तो एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यदि सरकार रेगुलर अकाउंट्स के एमएसएमईज को ये दे रही है तो ये 25 करोड़ की ये लिमिट ठीक नहीं है। बहुत से अच्छे उद्योग हैं जिन्होंने पीछे फास्ट एक्सपेंशन किया, प्रगतिशील हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भी नए लोन्स लेकर उन्होंने नई फैक्ट्री, नई मशीनें, नए प्लांट्स लगाए। तो ऐसे एमएसएमईज जो देश की मेक इन इंडिया मूवमेंट में, आत्मनिर्भर मूवमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो एमएसएमईज हैं, रेगुलर अकाउंट हैं, लेकिन 25 करोड़ से अगर ज्यादा का उनका लोन है, किसी का 27 या 30 करोड़ का, तो उसे फिर इस रिस्ट्रक्चरिंग से बाहर रखा गया है। सरकार को ये कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात, मोरेटोरियम उन उद्योगों के लिए जो रेगुलर अकाउंट्स हैं, रेगुलर पे कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी मैं एमएसएमईज को देखता हूं, मेरे बहुत से साथी हैं, कोई भी डिफॉल्ट नहीं। जिन्होंने मोरेटोरियम लिया था 31 मार्च तक, मोरेटोरियम की सभी जो इंटरेस्ट और ईएमआईज की पेमेंट्स हैं सभी लोगों ने क्लियर कर दी हैं। तो ऐसे में मोरेटोरियम देना एक बड़ा आसान सी चीज है। मैं मानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के रिफंड के लिए एक आदेश दिया था। हो सकता है इस बात को लेकर अब की बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंक सब बाकी बैंक्स न चाहते हो कि मोरेटोरियम लगाया जाए, लेकिन मैं अपील करूंगा कि मोरेटोरियम एक सबसे पहली सुविधा है। पिछले वर्ष 24 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 28 मार्च तक भारत सरकार ने मोरेटोरियम की घोषणाएं कर दी थी, 4 दिन के भीतर, 6 दिन के भीतर। अब की बार लॉकडाउन की परिस्थिति कई राज्यों में चल रही है, कई फैक्ट्रीज ने, मारुति जैसी फैक्ट्री 10 तारीख तक बंद है, उनकी पूरी सप्लाई चेन बंद है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई उद्योगों को बंद कर दी गई है, और स्टील प्राइसेस ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता। स्टील प्राइसेस का कल बढ़ जाना एक और चीज है। तो एमएसएमईज को राहत देनी ही होगी, इमीडिएटली देनी होगी। ठीक है, हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। आशुतोष खजूरिया जी, सर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि एक बड़ी बात आरबीआई ने ये कही है कि 31 दिसंबर तक केवाईसी अपडेट नहीं करेंगे तो भी खाता फ्रीज नहीं होगा। ये इस दौरान बड़ी राहत इसलिए है कि लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, अस्पतालों में हैं, अपने परिजनों की देखरेख में हैं, और अगर अचानक से पैसे की ज़रूरत हो, केवाईसी नहीं है तो खाते फ्रीज हो जाते हैं। इस दौर में एक बड़ा फैसला है। लेकिन एक बात जिसमें यह भी कही गई है कि इस दौरान वीडियो केवाईसी का विकल्प खुला हुआ है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या 31 दिसंबर तक अगर किसी ने वीडियो केवाईसी भी नहीं किया तब भी खाते फ्रीज नहीं होंगे, या इस दौरान वीडियो केवाईसी कराना होगा? देखिए साहब, हम उसको आधा न पढ़ें, पूरी तरह से उनकी बात सुन। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने केवाईसी अपडेट करें। पहली बात तो यह है कि केवाईसी अपडेशन होना चाहिए। उसके छूट के तौर पर उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, बैंक्स जो है वो 31 दिसंबर तक अकाउंट्स को फ्रीज ना करें। मतलब कोई उसमें जो आप एक्शन लेते हैं, एक तरह का मतलब प्यूनिटिव एक्शन कह सकते हैं आप, जो लेते हैं कि भाई केवाईसी आप अपडेट नहीं कर रहे तो हम अकाउंट्स का जो ऑपरेशन है वो फ्रीज कर देते हैं जब तक कि वो अपडेट नहीं हो जाता। बट आई थिंक उसके पीछे जो लेटर एंड स्पिरिट दोनों ही है, और वो इसलिए है कि फ्रॉड्स कम हो, वो इसलिए है कि सही व्यक्ति जो है उसका आइडेंटिफिकेशन हो, प्रॉपर जो है इनकम का अकाउंट फॉर हो। तो केवाईसी के कई लाभ हैं, और केवाईसी अगर पूरी तरह से मतलब क्या कहना चाहिए, अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो कई ऐसे कैसे आप देखते ही रहे हैं पास्ट में क्या क्या नहीं हुआ है, चाहे वो इम्पर्सोनेशन हो या यू नो इलीगल एक्टिविटीज हैं, उसके लिए जो धन का शोधन हो, जो भी ये सारी चीजें हैं सब उससे केवाईसी से जुड़ी हुई। तो आई थिंक केवाईसी को ये एक क्या कहना चाहिए, एक परेशानी का मुद्दा न समझकर ये समझना चाहिए कि केवाईसी ऐसी जिसके थ्रू हम पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि जो डिटेल्स दी गई हैं, जो एड्रेस दिया गया है, जो व्यक्ति के बारे में कहा गया, वो सब वही है, अक्षरशः सत्य है।
नहीं, ठीक बात है सर। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं केवाईसी तो ठीक, बिल्कुल केवाईसी कराना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि हमारे यहाँ केवाईसी की प्रक्रिया आसान है, या आपको लगता है कि इसको और आसान करने की ज़रूरत है? घर बैठे अकाउंट तो खुल जाते हैं, लेकिन केवाईसी कराने के लिए ब्रांचेज में जाना होता है। क्या आपको लगता है कि इस प्रोसेस को और ईजी किया जाए या करने की ज़रूरत है? पूरी प्रक्रिया ही पूरी तरह से डिजिटलाइज हो रही है। जो वीडियो केवाईसी और दूसरे जो साधन है कि घर बैठे आप जो अपना केवाईसी करा सकते हैं, ये प्रक्रिया इसीलिए शुरू हुई और इसलिए आगे बढ़ रही है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। आप जहां स्थित हैं, कई चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं जीपीएस के माध्यम से कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किस जगह से बात कर रहे हैं। तो आप अगर अपने घर के ही एड्रेस से कभी बात करते हैं तो बैंक को भी पूरी तरह से वो आश्वस्त रहे, यहीं वहीं से बात आ रहा है, बात हो रही है। तो ऐसे काफी टेक्नोलॉजिकल मदद लेकर इसको सुगम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग भी जब अपना अकाउंट, मतलब जब हम अपना बैंक का अकाउंट विदेशों में खोलते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं उनको, चाहे वो यूएस डॉलर में अमेरिका में खोलना पड़े या जापानीज येन में बोलते जापान में खोलना पड़े या ब्रिटिश पाउंड में जो है वो यूके में खोलना पड़े, क्योंकि बैंकों को अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए अपने अकाउंट खोलने पड़ते हैं। तो आप समझिए कि जो केवाईसी की अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है उससे भारत की प्रक्रिया कहीं से भी ज्यादा दूर नहीं है। मैं तो कहूंगा ज्यादा आसान है। तो चाहे वो इंडिविजुअल्स की केवाईसी हो या फर्म्स की केवाईसी हो या बैंकों की केवाईसी हो, इंस्टीट्यूशंस की केवाईसी हो, और अब तो एक इंस्टीट्यूशंस के लिए एक और शुरू हुआ है कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर कट ऑफ, उसके ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो एक LEI ग्लोबली जो है वो शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, कि वो जो लीगल एंटिटी है जिसे आपने लोन दिया, जो भी है वो फर्म है या पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप है या कंपनी है या जो भी कुछ है, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, वो भी संस्थाएं जो है वो काम करती, जैसे भारत में CCIL, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऐसी संस्थाएं जो ये एस्टैब्लिश करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं। तो आई थिंक पूरे विश्व में इस समय इस बात के समेकित प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बेनिफिशियल ओनर है किसी भी चीज का, उसको हम सही ढंग से पहचान कि कौन उसका लाभ ले रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो काफी चीजें, कई तरह के क्राइम होने से बचे। जी, हमारे एक दर्शक हैं सर, उन्होंने मैसेज किया है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि केवाईसी नहीं कराने की वजह से उनका खाता फ्रीज हो गया है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या RBI के आज के ऐलान के बाद उनके खाते को ओपन कर दिया जाएगा फिर से, या जिनका बंद हो चुका है नहीं केवाईसी कराने की वजह से, उसको अभी नहीं खोला जाएगा? ये आदेश आज से आगे के लिए लागू होगा। इस पर सर कुछ कह पाएंगे क्या आप? मेरी उनको राय ये है कि अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले तो वो कार्य करें कि अपनी केवाईसी अपडेट करा। मेरा पहला, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पहले यही कहूंगा, जिस अदरवाइज वो रिलीज होगा कि नहीं, इसके लिए आप वो उस बैंक से, जिस बैंक में उनका खाता है, उनसे संपर्क करें। बेहतर तो ये होगा कि अगर वो आप तक पहुंच पा रहे हैं, रीच आउट कर पा रहे हैं आपको और आपको मैसेज दे पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अपने बैंक तक भी अपने डॉक्यूमेंट्स को वो अपलोड कर सकते, और उन्हें करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष खजूरिया जी आपका, फिरोज अजीत जी आपका और राजीव चावला जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में आज के RBI के ऐलान को समझाने के लिए।